अमेरिका ने ईरान पर शक्तिशाली बंकर बस्टर बम प्रहार करते ही ईरानी नेता ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंटवार्ता की। उक्त भेंट में पुतिन ने ईरान को यह युद्ध लंबा खींच सकता है, तुम लोग कम से कम 1 वर्ष के लिए तैयार रहना कहकर सलाह दी। पुतिन के इस कथन से स्पष्ट होता है कि ईरान अब असममित युद्ध की रणनीति में लग चुका है। हालांकि ट्रंप के दबाव मूलक युद्ध विराम के बाद दोनों देशों ने मिसाइल हमलों की घटनाएं रोकी हैं। यहां आपको यह समझना है कि अभी ईरान और इजराइल के बीच कोई औपचारिक युद्ध विराम नहीं हुआ है, परंतु दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाने के बाद तत्काल के लिए बड़े हमले रोके हैं। यह बड़ा तूफान आने से पहले की शांति की स्थिति है, क्योंकि पर्दे के पीछे दोनों देश और उनके पक्षधर बीच छाया युद्ध और भी खतरनाक रूप में जारी है। वास्तव में इजराइल का मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करना और यदि संभव हो तो वहां शासन परिवर्तन लाना था। परंतु इस समय न तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है और न वहां का शासन ही बदला है। यदि अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल ने युद्ध विराम में सहमति भी दी हो तो वह दीर्घकालीन नहीं होगी। दर्शक वृंद, आइए आज की इस श्रृंखला में हम ईरान इजराइल के बीच की युद्ध रणनीति और वर्तमान स्थिति पर विशेष चर्चा करेंगे। मध्य पूर्व का यह तनाव दशकों पुराने अविश्वास, दुश्मनी और गुप्त लड़ाई का परिणाम है, जो आज खुले टकराव के रूप में विस्फोटित हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच की यह दुश्मनी की जड़ 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति से जुड़ी है। क्रांति से पहले शाह के शासनकाल में ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे, परंतु जब अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई, उन्होंने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान की संज्ञा देते हुए उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। इसके बाद के 4 दशकों तक इन दोनों देशों के बीच एक छाया युद्ध चलता रहा। यह युद्ध सीधे मैदान में नहीं बल्कि अंधेरे कमरों में, साइबर स्पेस में और तीसरे देश की भूमि पर लड़ा गया। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उसके प्रमुख वैज्ञानिकों की रहस्यमय हत्या की, परमाणु केंद्रों पर शक्तिशाली कंप्यूटर वायरस से हमला किया और सीरिया में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी करता रहा। वहीं ईरान ने भी हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी समूहों को हथियार और पैसा देकर इजराइल के विरुद्ध लगातार हमले करवाए। हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच यह छाया युद्ध और भी खतरनाक होता गया। वर्षों से इन छाया युद्धों से तैयार हुए मैदान में इस समय खुला युद्ध हुआ जब इजराइल ने सीरिया के दमास्कस में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर को मार दिया। तब ईरान ने अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक धैर्य को तोड़ते हुए पहली बार अपनी भूमि से सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यह हमला काफी हद तक असफल रहा, लेकिन इसने एक मनोवैज्ञानिक रेखा पार कर दी। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों पर हमला कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसी खुले टकराव के कारण आज हम एक पूर्ण स्तर के युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, जहां दोनों पक्ष अपनी युद्ध रणनीति के अनुसार कदम उठा रहे हैं। असम्मित युद्ध को सरल शब्दों में ताकतवर और कमजोर के बीच की लड़ाई कहा जाता है, जहां कमजोर पक्ष ताकतवर शत्रु से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि वह शत्रु की कमजोरी पर प्रहार करता है, उसे विभिन्न मोर्चों पर उलझाता है और युद्ध को इतना महंगा और पीड़ादायक बना देता है कि ताकतवर शत्रु अंततः थककर पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। 1990 की इस्लामिक क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग पड़ा और पारंपरिक सैन्य शक्ति में अमेरिका और इजराइल से काफी पीछे रहा। ईरान के लिए यह रणनीति उसके अस्तित्व को बचाने और प्रभाव विस्तार करने का सबसे उत्तम माध्यम बन गई है। ईरान की असम्मित युद्ध रणनीति विभिन्न स्तंभों पर टिकी है, जिनमें सबसे शक्तिशाली हथियार उसकी अपनी सेना न होकर मध्य पूर्व भर में फैले सहयोगी लड़ाकू समूहों का नेटवर्क है, जिसे वह प्रतिरोध का अक्ष कहता है। लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूथी और सीरिया तथा इराक के मिलिशिया तक ईरान इन प्रॉक्सी सेनाओं का प्रयोग करके स्वयं सीधे युद्ध में उतरकर ही इजराइल को विभिन्न मोर्चों से घेरता है। साथ ही अपनी पारंपरिक वायुसेना कमजोर होने के कारण ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रौद्योगिकी में बड़ा निवेश किया है। उसकी रणनीति गुणवत्ता से अधिक संख्या पर आधारित है, जिससे इजराइल की महंगी रक्षा प्रणाली को एक बार में सैकड़ों सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से ओवरलोड कर देने का लक्ष्य होता है। तीसरे, ईरान को पता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाड़ी पकड़ने की क्षमता है। वह फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित होर्मुज जलडमरू मध्य में असुरक्षा उत्पन्न करके वैश्विक बाजार में तेल की कीमत बढ़ाकर और विश्व शक्ति
बनाने की धमकी देता है। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क उसकी विदेश नीति की रीढ़ है। ये समूह केवल किराए के लड़ाके नहीं हैं, बल्कि ईरान की विचारधारा, रणनीतिक उद्देश्य और प्रतिबद्ध साझेदार हैं। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह उसकी सबसे बड़ी सफलता है, जो आज एक शक्तिशाली अर्धसैन्य शक्ति बन चुका है और लेबनानी राजनीति में भी गहरा प्रभाव रखता है। उसके पास मौजूद हजारों रॉकेट इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। इसी प्रकार यमन के हूथियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमला कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को ही चुनौती दी है, जिससे ईरान को सीधे शामिल हुए बिना ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव उत्पन्न करने का अवसर मिलता है। सीरिया और इराक में मौजूद शिया मिलिशिया वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाकर अमेरिका को मध्य पूर्व में अस्थिर और व्यस्त बनाए रखते हैं। इस अदृश्य सेना के प्रयोग से ईरान ने खुद को सीधे युद्ध के जोखिम से बचाते हुए अपने शत्रुओं को लगातार रक्तपात में उलझाए रखा है। वास्तव में ईरान का लक्ष्य इजराइल को जीतकर कब्जा करना नहीं है, उसका लक्ष्य न हारना है। उसके लिए इजराइल और अमेरिका के शक्तिशाली हमलों को झेलते हुए भी अपनी सत्ता, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को बचाए रखना ही एक प्रकार की जीत है। उधर इजराइल की रणनीति ईरान से बिल्कुल उलट है। उसके पास अत्याधुनिक तकनीक, शक्तिशाली वायुसेना और अमेरिका का पूर्ण समर्थन है। इसीलिए वह वॉर ऑफ एट्रिशन की रणनीति अपनाता है, जिसका अर्थ है लंबे समय तक लगातार और निर्दय प्रहार करके शत्रु की लड़ाई लड़ने की क्षमता और इच्छा शक्ति को ही खत्म कर देना। इजराइल की वॉर ऑफ एट्रिशन की रणनीति बहुआयामी स्तंभों पर आधारित है, जिसके केंद्र में उसकी तकनीकी और हवाई श्रेष्ठता है। F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और मोसाद जैसे कुशल गुप्तचर एजेंसी की मदद से इजराइल ईरान के अंदर घुसकर किसी भी निशाने को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। उसकी रणनीति छोटे झगड़ों में उलझने के बजाय शत्रु की क्षमताओं के स्रोत को ही नष्ट करना है। इसीलिए वह ईरान के परमाणु केंद्रों, मिसाइल फैक्ट्रियों और IRGC के कमांड सेंटर जैसे ढांचागत और क्षमतावान संस्थानों को ही निशाना बनाता है, जिसे घास काटने की रणनीति भी कहा जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद अंग दहिया सिद्धांत है। 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान बेरूत के दहिया क्षेत्र और सामयिश्ते ये जो हिजबुल्लाह का गढ़ था, उसे इजराइल ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। इसी घटना से इस सिद्धांत का नाम पड़ा, जिसका मूल भाव यह है कि यदि शत्रु नागरिक बस्ती को अपना सैन्य अड्डा बनाकर हमला करता है, तो इजराइल इसके जवाब में असाधारण और असंगत बल प्रयोग करके उस पूरे क्षेत्र की आधारभूत संरचना, सड़क, भवन, बिजली को ही ध्वस्त कर देगा। इसका उद्देश्य शत्रु को ही नहीं, बल्कि उसे आश्रय देने वाले समाज को भी इतनी बड़ी पीड़ा देना है कि भविष्य में वे इजराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करें। इसका हालिया उदाहरण आप इस समय ध्वस्त गाजा को देखकर समझ सकते हैं, जहां 90% भौतिक संरचना नष्ट की जा चुकी है। यह सामूहिक सजा की रणनीति या अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अत्यंत निंदनीय है, लेकिन इजराइल के लिए यह सामान्य है। इजराइल का बेगिन डॉक्ट्रिन इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत इजराइल के संभावित शत्रु यदि बड़े विनाशकारी हथियार, विशेषकर परमाणु और जैविक हथियार प्राप्त करने की कोशिश करें, तो उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। यह सिद्धांत इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1991 में इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हुए हमले के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। इजराइल बेगिन डॉक्ट्रिन को बेहद गंभीरता से लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अरब देशों द्वारा रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास का प्रयास किए जाने की जानकारी मिलते ही पूर्व निर्धारित हमला करके उसे रोकना। इस नीति में सैन्य कार्रवाई, गुप्त ऑपरेशन और कूटनीतिक प्रयासों का निरंतर समावेश होता है। बेगिन का कहना था कि हम किसी भी हालत में अपने शत्रुओं को इजरायली जनता के विरुद्ध विनाशकारी हथियार विकसित करने नहीं देंगे। हम इजरायली लोगों की समय रहते और सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके रक्षा करेंगे। इसी कथन के अनुसार बेगिन डॉक्ट्रिन के माध्यम से इजराइल विश्वसनीय जानकारी जुटाता है कि कोई शत्रु देश परमाणु या जैविक हथियार विकसित कर रहा है या नहीं, और आवश्यक हुआ तो सैन्य कार्रवाई करके उन संरचनाओं को नष्ट करता है, चाहे वे पूरी तरह संचालित हों या नहीं। इजराइल के पास परमाणु हथियार होने का विश्वास है, लेकिन उसने इस विषय में कभी भी औपचारिक घोषणा नहीं की है।
परमाणु हथियार रखने वाले देशों को अपने हथियारों की संख्या घोषित करनी होती है। इजराइल ने औपचारिक घोषणा न करने के कारण इस बाध्यता से मुक्त है। सैद्धांतिक रूप से इजराइल का मानना है कि यदि उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है तो और किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। इसी कारण वह अन्य संभावित शत्रु राष्ट्रों को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का हर संभव प्रयास करता है। इजराइल के छोटे भौगोलिक क्षेत्र और रणनीतिक महत्व के कारण बेगिन डॉक्ट्रिन इजराइल के अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटता। हाल के समय में हिजबुल्लाह, हमास और हूथियों के विरुद्ध किए गए हमले और उनकी शक्ति को कमजोर करने के बाद ईरान पर किए गए हमलों से यह स्पष्ट होता है। इन कार्रवाइयों से यह दिखता है कि इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हर कदम उठाने को तैयार है। इस समय हम एक ऐसे जटिल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां ईरान इजराइल संघर्ष का भविष्य जीत हार की पारंपरिक परिभाषा से बहुत आगे निकल चुका है। यह एक न समाप्त होने वाला युद्ध और न जीती जाने वाली शांति का अनोखा चक्र है। ईरान के पास इजराइल को सैन्य रूप से पराजित करने की क्षमता नहीं है, परंतु वह अपनी असममित युद्ध रणनीति से इजराइल को कभी भी शांति से नहीं बैठने देगा। वहीं इजराइल के पास ईरान पर विनाशकारी हमला करने की सैन्य शक्ति तो है, परंतु वह ईरान, उसका क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क और उसका परमाणु ज्ञान जड़ से नहीं उखाड़ सकता। एक तरफ इजराइल का बेगिन डॉक्ट्रिन उसे अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु कभी भी किसी भी समय कोई भी जोखिम उठाने की अनुमति देता है, वहीं ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। वर्तमान की यह शांति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया एक पेनकिलर मात्र है। रोग जैसा का तैसा है, वास्तविक उपचार अब भी नहीं हुआ है। दर्शक वृंद, आपको आज की यह श्रृंखला कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही यदि आज की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकन भी दबाएं।